नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं। चैप्टर 4 हो गया था और आइए शुरू करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 वाटर। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। ए जल चक्र, बी ज्वार भाटा, सी महासागरीय धाराएं, डी तरंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है कि जल महासागर से जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है और वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल में जाने के बाद संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप फिर वहीं जल वर्षा की बूंदों के रूप में जमीन पर गिरती है स्थल पर, और स्थल से पुनः समुद्र में जाके नदियों के माध्यम से या झील तालाब के माध्यम से समुद्र में जाके मिल जाती है और एक साइकिल पूरा हो जाता है, जिसे हम वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतया गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। ए ध्रुवों के निकट, बी भूमध्य रेखा के निकट, सी 60 डिग्री अक्षांश पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य रेखा के निकट बी। ये हमारी विषुवत रेखा है और इसी विषुवत रेखा पर गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। इनके उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और इन धाराओं की प्रकृति होती है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, दोनों गोलार्धों की तरफ एक साइकिल के रूप में आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। ए ज्वार भाटा, बी महासागरीय धाराएं, सी तरंगे, डी सुनामी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ए ज्वार भाटा। ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार, एक बार सी लेवल काफ़ी ऊपर तक जाता है और बाद में धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। अर्थात 24 घंटे में ये प्रक्रिया 2 बार होती है। कभी आप समुद्र के किनारे गए हों और बैठने का या ऑब्जर्व करने का अगर आपको अवसर मिला हो तो ये अक्सर होता रहता है कि 24 घंटे में 2 बार निश्चित समय अवधि के आसपास महासागरीय जल आगे की तरफ बढ़ती हैं और एक पुनः पीछे की तरफ हट जाती हैं। नेक्स्ट, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ए सोडियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, डी सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NaCl, जो साधारण नमक होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में यही घुला रहता है। नेक्स्ट, कौन सी झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है। ए ग्रेट बियर, बी ग्रेट स्लेव, सी विनिपेग, डी विक्टोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी विक्टोरिया। विक्टोरिया झील दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जबकि बाकी 3 झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। आपको यहाँ एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि विक्टोरिया झील के आसपास, ये लेक विक्टोरिया हो गया, तो विक्टोरिया झील के आसपास कितनी देशों की सीमाएं लगती हैं या विक्टोरिया झील के आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं। आप एटलस में देखकर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। नेक्स्ट, कौन सी नदी अफ्रीका में स्थित नहीं है। ए ऑरेंज, बी कॉन्गो, सी मिसिसिपी, डी नील नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी मिसिसिपी। मिसिसिपी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, जबकि ऑरेंज, कांगो और नील नदी दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में। नेक्स्ट, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। ए डार्लिंग, बी हुआंगहो, सी अमेजन, डी डैन्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी डैन्यूब। डैन्यूब जो है यूरोप की प्रमुख नदी है, जबकि डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की, हुआंगहो चाइना की और अमेजन दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की प्रमुख नदियों में से है। और डैन्यूब के बारे में मैं फैक्ट बताते चलूँ तो फ्रेंड, डैन्यूब नदी जो है यूरोप के कुल 10 देशों में बहती है और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और डैन्यूब के किनारे कुल 3 जो राजधानी नगर स्थित हैं, जिसमें पहला है वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, दूसरा है बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है और तीसरा है बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है। इसके अलावा एक और अन्य जानकारी डैन्यूब नदी के बारे में बता दूं कि डैन्यूब नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई जाकर ब्लैक सी यानी काला सागर में गिरती है। अब काला सागर के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं। आइए कुछ फैक्ट्स की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, डैन्यूब नदी पूरब की ओर बहती हुई ब्लैक सी यानी काला सागर में गिरती है और काला सागर के स्थित प्रमुख 6 देश स्थित हैं। पहला है आपका आर, एक आर से हो जाएगा आपका रोमानिया, ये हो जाएगा यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, तुर्की और बुल्गारिया। ये 6 देश हैं और उनको याद रखने का आसान सा ट्रिक है एक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। RUR-GTB, RUR और GTB,
रूर जो है, यहाँ से भी फिर एक प्रश्न बनता है। रूर जो है एक जर्मनी में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र है और रूर औद्योगिक प्रदेश है, ये कोयले के लिए बहुत ही फेमस है। तो प्रश्न पूछा जाता है रूर क्षेत्र का संबंध किससे है, तो कोयले क्षेत्र से। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जीटीबी आप गुरु तेग बहादुर नगर जो दिल्ली मुखर्जी नगर में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ इससे मैंने कोड बनाया था रूर जीटीबी। तो आप आसानी से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि ब्लैक सी यानी काला सागर के समीप कितने देश हैं, कुल 6 देश हैं। और इतने सारे फैक्ट्स मैंने बताए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अगर अच्छे से पढ़ पाएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी आईएएस जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं लेकर, और छोटे से छोटे जो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम तक आप क्रैक कर सकते हैं। बशर्ते आप इसको अच्छे से पढ़िए और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लेकिन मानिए दोस्त, आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद ही समझेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोरल सागर कहाँ स्थित है, ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, बी अफ्रीका में, सी चीन में, डी दक्षिण अमेरिका में। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। जो ऑस्ट्रेलिया के मैप है, ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, इसी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक कोरल सागर स्थित है। और कोरल सागर से थोड़ा और पूरब जाएंगे तो आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ए वान झील, बी मृत सागर, सी साल्ट लेक, डी कैस्पियन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए वान झील। वान झील जो है तुर्की में है और इसकी जो औसत लवणता पाई जाती है वो 330 प्रति हज़ार। जबकि मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, इसकी औसत लवणता 229 प्रति हज़ार है। जबकि साल्ट लेक यूएसए में है और कैस्पियन सागर की लवणता बहुत ही न्यून है, 10 से 15 एवरेज है प्रति हज़ार। लवणता जो होती है वो प्रति हज़ार में मापी जाती है, अर्थात 1 लीटर समुद्री जल में कितना नमक है उसकी मात्रा से निर्धारित होता है कि वहाँ की लवणता कितनी है। निम्न में से सबसे कम जल कहाँ उपलब्ध है, ए महासागर में, बी बर्फ छत्रकों में, सी नदियों में, डी वायुमंडल में। तो दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसमें इन सब में सबसे कम जल जो है वो नदियों में उपलब्ध है। पहली नज़र में आपको लगा होगा कि ये प्रश्न सर ने गलत बताया है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो उसमें जल की उपलब्धता के हिसाब से दिया गया है। तो वायुमंडल से कम जल नदियों में उपलब्ध है, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है इसके वायुमंडल में पूरे विश्व की संपूर्ण नदियों से भी अधिक जल पाया जाता है। नेक्स्ट, महासागरों की गतियाँ हैं, ए तरंगे, बी ज्वार भाटा, सी धाराएँ, डी इनमें से सभी। तो सही जवाब है इनमें से सभी। महासागरों की 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं, पहली तरंग के रूप में, दूसरी ज्वार भाटा के रूप में और तीसरी धाराएं के रूप में। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ए 5 जून, बी 21 अप्रैल, सी 22 मार्च, डी 22 दिसंबर। तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और इसकी शुरुआत 1992 में यूएन के द्वारा एक पहल की गई थी, जबकि इसका स्टार्टिंग है 1993 से प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, अर्थात भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। आपको ये भी बताते चलें कि 1992 में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी शुरुआत हुई थी, ये क्लास 6 के मैंने चैप्टर में बताया था। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल, डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब है डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 3 जिले हैं। पहला है उत्तरी एवं मध्य अंडमान, दूसरा है दक्षिणी अंडमान और तीसरा है कार निकोबार। मैं तो अंडमान में 3 साल रह के आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, कभी मौका लगे तो आप जाइएगा। 2004 की सुनामी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है, अर्थात भारत का सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र, वो पूरी तरीके से डूब गया था। नेक्स्ट, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है, ए लघु ज्वार, बी दीर्घ ज्वार, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बी दीर्घ ज्वार या हाई टाइड, दूसरे का होता है नीप टाइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, अर्थात 180 डिग्री की लाइन बनाते हैं या रेखा बनाते हैं, तो वहाँ पे हाई टाइड आता है। ये मून सूर्य का चक्कर लगाता है और जब मून ये घूमते घूमते फिर से यहाँ पे आ जाता है तो भी ये परिस्थिति ऐसी बनती है कि ये हाई टाइड आता है। और एक न्यू मून के दिन और एक फुल मून के दिन, अर्थात एक बार पूर्णिमा के दिन और एक बार
अमावस्या के दिन। नेक्स्ट, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणिक होती है तो कौन सा ज्वार आता है? ए लघु ज्वार, बी दीर्घ ज्वार, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए लघु ज्वार या नीप टाइड। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी एक सिद्ध में है और पृथ्वी का चक्कर लगाती है चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर इस स्थिति में होती है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। इस स्थिति में लघु ज्वार आता है। और यहीं चंद्रमा जब घूमते घूमते पुनः इस स्थिति में आता है तो यहाँ भी ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस स्थिति में भी लघु ज्वार आता है। नेक्स्ट, लेब्राडोर धारा किस महासागर की धारा है? ए अटलांटिक, बी हिंद, सी प्रशांत, डी आर्कटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए अटलांटिक। लेब्राडोर जो है वो अटलांटिक की धारा है और आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल उत्तर और पश्चिम की तरफ कोने में लेब्राडोर धारा ऊपर से आती हुई नीचे की तरफ दिख रही है और लेब्राडोर एक ठंडी जल धारा है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लेब्राडोर धारा कौन सी धारा है, ठंडी या गर्म? तो आपको क्या करना है, बताना है कि लेब्राडोर ठंडी जल धारा है, क्योंकि ये जल धारा ध्रुवों से विषुवत की तरफ आती है। और अमूमन ये अक्सर होता है कि जो धाराएं ध्रुवों से विषुवत की तरफ आती हैं वो अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं और जो विषुवत से ध्रुवों की ओर जाती हैं धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। नेक्स्ट, कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? ए फॉकलैंड, बी गल्फ स्ट्रीम, सी कनारी, डी पीरू। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पीरू, जिसे हमबोल्ट भी कहते हैं, हमबोल्ट। जबकि फॉकलैंड की धारा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में चलती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम अमेरिका के पूर्वी भाग में बहती है, जबकि कनारी अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है उसके ठीक पश्चिम में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए वुलर झील, बी चिल्का, सी ईरी झील, डी कैस्पियन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कैस्पियन सागर। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जबकि चिल्का भारत के राज्य ओडिशा में है, जबकि ईरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैस्पियन सागर नाम में बस सागर है, लेकिन ये सागर नहीं है बल्कि यह एक झील है। प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी इसमें से एक झील नहीं है, तो आपका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज सागर।